नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी आज रात से 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने अपील की है और चेतावनी भी दी है और कहा है कि कानून को अपने हाथ में मत लेना। उन्होंने एक शब्द ये भी कहा, कुछ संगठन है जो हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल भी राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ में जो बिजली विभाग के अफसर हैं, उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया। बोले हम 24 घंटे काम करेंगे, हम बिजली व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। तो आखिर वो कौन सी मांगे हैं? जबकि उसमें एक मांग ये भी है कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। अरे जब ऊर्जा मंत्री के साथ समझौता हो गया तो उसको लागू करने की क्या बात है? कौन उसमें बाधक आ रहा है? क्या इस प्रदेश में मंत्री से भी बढ़ करके कोई होता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं प्रमुख बिजली कर्मचारी नेता विजय प्रताप त्रिपाठी। विजय प्रताप त्रिपाठी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लगातार केस्को के बाहर धरना प्रदर्शन मीटिंग सब कर रहे थे। बताइए इस समय की क्या हालात है? क्या कहीं कोई झुकाव या वार्ता समझौता कुछ चल रही है या फिर आपको बिल्कुल निर्णय हो गया है कि नहीं, आज रात से 72 घंटे की हड़ताल पर जाना बिल्कुल तय है? क्या मानना है? वर्मा जी, ये जो आंदोलन हो रहा है, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, ये किसी के विरोध में नहीं हो रहा है। खासतौर से सरकार के विरोध में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो आंदोलन है इस सरकार के इकबाल को बुलंद करने के लिए हो रहा है। 3 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की मध्यस्थता में माननीय ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते 13 बिंदुओं पर सहमति बनी थी और यह हुआ कि इन बिंदुओं, ये मांगे कर्मचारियों की, अधिकारियों की, अवर अभियंताओं की सरकार पूरा कर देगी और चरणबद्ध उस समझौते को लागू होना था। कुछ के आर्डर तत्काल निकलने थे, कुछ 15 दिन में निकलने थे, कुछ 2 महीने में निकलने थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की उपस्थिति में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुए समझौते को हमारे चेयरमैन साहब मानने को ही तैयार नहीं। वो कह रहे मुझसे तो समझौता हुआ ही नहीं, मैं उसको लागू नहीं करूंगा। तो ये तो सरकार की, बिल्कुल सरकार के खिलाफ किसी नौकरशाह का सरकार की छवि पे बट्टा लगाने जैसा हुआ। ऊर्जा मंत्री से बड़ा थोड़ी कोई होता है, मुख्यमंत्री से बड़ा प्रदेश में थोड़ी होता है कोई। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की मध्यस्थता में ऊर्जा मंत्री से हुए समझौते को नौकरशाह मान नहीं रहा है। उनकी हठधार्मिकता है, उनकी अनुशासनहीनता है। उसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि 3 दिसंबर 2022 के समझौते का अनुपालन किया जाए। एक बात त्रिपाठी जी बताइए कि आपका तो कारपोरेशन है जी, और जब कारपोरेशन है तो उसमें तो सर्वे सर्वा चेयरमैन ही होता है। देखिए, खाली सरकार पॉलिसी बनाती है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो आपके चेयरमैन हैं देशराज, जिनसे आप बहुत गुस्सा हैं, जी, उनकी बात सही है? नहीं, ऐसा है कि चेयरमैन तो होता, चेयरमैन कारपोरेशन के सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन जो ऊर्जा मंत्री हैं वो उसके प्रमुख हैं। भाई मंत्रालय, पूरा ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा मंत्री ही चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है, उसमें एमडी यूपीपीसीएल भी मौजूद थे, उनके भी समझौते पे हस्ताक्षर है। हमारे 23 संगठन की संघर्ष समिति है जिसमें अभियंता, अवर अभियंता से लेकर संविदा कर्मचारी तक शामिल है। सब के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के घर पे हुआ समझौता, उसमें एमडी पावर कॉर्पोरेशन के भी हस्ताक्षर हैं। चेयरमैन साहब नहीं मान रहे, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। जो भी मंत्री जी से समझौता हुआ, इनका काम है उसको अनुपालन करना। ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर मैंने ये देखा कि अक्सर चेयरमैन और मंत्री के बीच में विवाद होता रहा है। चाहे इसके पहले श्रीकांत जी की बात हो,
वहाँ तो उस समय ये होता था कि जब वो मंत्री जी वहाँ पहुँचते तो चेयरमैन चले जाते थे वहाँ से उठ करके कॉरपोरेशन के भवन से, और जब कभी जो है मंत्री जी हैं तो वो वहाँ जाते ही नहीं थे। ये क्या कारण क्या है, इसके पीछे कौन सी कॉन्सेप्ट है जो दोनों में टकराव बना रहता है? ये उच्च स्तरीय आपसी विवाद है सत्ता में बैठे हुए ऊंचे लोगों का जी। अब उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता उनमें आपस में क्या क्या दिक्कत है, लेकिन है समस्या है। बताइए, मंत्री जी के किए हुए समझौते को चेयरमैन ना माने, ये तो अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। ये अनुशासनहीनता है, कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। ये तो अनुशासनहीनता पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी उच्च अधिकारी की बात नीचे वाला नहीं मानता तो बनती है कर्मचारी आचरण नियमावली में ऐसी कार्रवाई। छोटा कर्मचारी तो सस्पेंड और टर्मिनेट हो जाता है। कायदे से इनको निलंबित या बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आखिर कौन सी मजबूरी है ऊर्जा मंत्री के सामने जो एक समझौता हुआ और पूरा प्रदेश हड़ताल पर जा रहा है, लेकिन वो किम कर्तव्य मूढ़ है, लाचार है, असहाय है? ऐसा क्यों? अब ये तो चेयरमैन को किसका संरक्षण है ऐसा? अब ये तो सवाल आपको मंत्री जी से पूछना चाहिए या चेयरमैन साहब से पूछना चाहिए। आज आप लोग तो लेकिन जा रहे हैं, आपको तो इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा आखिर कारण वो कौन सा है? हाँ। कि जिसके कारण ऊर्जा मंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं और चेयरमैन कह रहे हैं कि हमसे समझौता नहीं, अपना काम करिए जा करके। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आखिर आपका इतना बड़ा संगठन है, ये संगठन क्या महसूस करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सत्ता में उच्च स्तरीय पार्टी की इंटरनल पॉलिसी है जिसके कारण ये सब दिक्कतें आ रही हैं। और अगर मंत्री जी से समझौता हुआ है तो उसका अनुपालन होना ही चाहिए। ये हड़ताल करने के लिए हम लोगों को विवश किया जा रहा है, उसके सारे जिम्मेदार हमारे चेयरमैन साहब हैं, एम देवराज साहब। लेकिन जो समझौता हुआ था उसमें क्या आपकी सारी मांगे मान ली गई थी? नहीं, 16 बिंदु थे हमारे। हाँ। उसमें 3 बिंदुओं को नहीं माना उन्होंने। हाँ। एक तो हमारी मांग ये थी कि 2000 के बाद जो भर्ती कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाए, ये उन्होंने नहीं माना। दूसरी मांग ये थी कि संविदा कर्मचारियों को तेलंगाना की तरह नियमित किया जाए, इसको तो इन्होंने नहीं माना। लेकिन ये जरूर कहा कि उनको जीने लायक वेतन देंगे। अन्य ठेकेदारों में जैसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के लोगों को जितना वेतन दिया जाता है उतना वेतन देंगे। इस पे उनकी सहमति बनी थी कि कम से कम संविदा के कर्मचारियों को जीने लायक वेतन देंगे, ये इसको माना। तीसरी मांग हमारी ये थी कि अलग अलग कंपनियां बन गई। पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद था, तब मुश्किल से 1000 करोड़ रुपए का घाटा था। उस घाटे को कम करने के लिए एक प्रयोग किया गया था कि अलग अलग कंपनियां बना दी जाएं, उसका विकेंद्रीकरण हो जाए और उससे घाटे को कम किया जाए। वो घाटा कई हजार करोड़ रुपए हो गया है। ये प्रयोग विफल हो गया। हमारी ये मांग थी कि इसको पुनः सारी कंपनियों को एकत्रित करके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी बना दी जाए, तो उसको भी उन्होंने नहीं माना। 3 मांगे नहीं मानी, बाकी सारी हमारी मांगे। तो क्या ये मांग आपकी मान ली गई है कि अब आपके घरों में मीटर जो है नहीं लगेंगे और आपको फ्री बिजली मिलती रहेगी? ये मांग मान ली गई? नहीं, देखिए ऐसा है ना, हम लोगों को जो सुविधा मिल रही है, फ्री बिजली की सुविधा ऐसी नहीं है। उपभोक्ता जो है बिजली यूज कर लेता है, उसके बाद भुगतान करता है, हमारे वेतनों से कट जाता है कि आपकी 2 तरीके की सुविधाएं हैं, एक मीटर्ड सप्लाई और एक अनमीटर्ड सप्लाई। मीटर्ड सप्लाई में ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मेरा है, मेरा खुद का घर है, मेरे घर में मीटर्ड सप्लाई है, तो जितनी रीडिंग आती है उसका 50% हमको डिस्काउंट मिलता है, 50% का हमको कैस्को को भुगतान करना पड़ता है। बहुत से हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके चूंकि पावर कॉर्पोरेशनों में मीटर की ही कमी है, मीटर लग ही नहीं पाते हैं, तो जिसके यहाँ मीटर नहीं लग पाए हैं उनके यहाँ एक फिक्स रेट होता है, अलग अलग पद के हिसाब से 450 रुपए, 650 रुपए, उस हिसाब से कटौती होती। जितने एसी व्यक्ति लगाता है वो 750 रुपए प्रति एसी की दर से वो अलग से कटता है। तो 50% की जो छूट है वो देने को तैयार है? नहीं, ये तो सुविधा हमारे पास है ही है। हाँ। उसमें कोई कटौती तो फिर मीटर पे आपको क्यों विरोध हो रहा है? कोई विरोध नहीं, उसका कोई विरोध नहीं। ये डिमांड तो आपकी ये भी है ना कि मीटर न लगाया जाए हम लोगों के घरों में? नहीं, हमारा ये कहना है कि सबके साथ लगाइए। आप पब्लिक, एक तरफ गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं, वहां मीटर नहीं लग पा रहे हैं, धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही। मुश्किल से पूरे प्रदेश में मुश्किल से 25,000 24,000 कर्मचारी है। क्या सारा घाटा उसी कर्मचारी की वजह से हो रहा है?
तो जब सबके साथ लगाइए तो सब उसको करिए। और हमको सुविधा एक मिली हुई है, बैंक वालों को मिलती है सस्ते दर पे ब्याज की सुविधा, रोडवेज वालों को सस्ता किराया मिलता है, रेलवे वालों को पीटीओ पास मिलता है। तो हमको अगर कोई सुविधा मिल रही है उसमें आपत्ति क्या है? तो लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हाँ, उस मतलब एक हमारी सुविधा है, बीच बीच में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन हम लोग उसका विरोध करते हैं। नहीं, बीच में तो आया था कि नहीं साहब आपके यहाँ भी मीटर लगेंगे और आपको लगवाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, जब भी ऐसा करते हैं हम लोग उसका विरोध करते हैं कि जब सबके क्या लगाओ उसके साथ ही हमारे यहाँ लगाओ। पूरा गांव के गांव खाली पड़े हैं, आप हमारे यहाँ एक दुश्मन है। गांव में तो एक जन कल्याण योजना है उज्ज्वला की, उसके अनुसार काम हो रहा है। कौन मीटर की बात की? मीटर हर जगह लगाने का है, हर बिना मीटर के सप्लाई ही नहीं दिया जा सकता। नहीं तो उज्ज्वला योजना में तो फ्री है ना बिजली? फ्री नहीं है, मीटर के थ्रू ही बिजली है। हाँ। जो योजनाएं सरकार लाती है कनेक्शन फ्री दिए जाते हैं, लेकिन बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। किसी को फ्री जलाने की कोई सुविधा नहीं। हाँ, निःशुल्क बिजली की कोई सुविधा नहीं। बिजली तो आप कहना कि जब सबको करो तो फिर हमको करो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी आपकी डिमांड ये कि भी मैं देख रहा था निजीकरण का विरोध हो रहा है। जी जी, कि जो आपकी कंपनियां हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, उसका विरोध है। दूसरा ओबरा है और अनपारा है जो 800 मेगावाट के हैं, इनका जो एनटीपीसी में शामिल किया जाना उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। तो ये तो सरकार के नीतिगत फैसले हैं, इनमें आपका क्या, इनमें आपका कौन सा इंटरेस्ट है? देखिए, हमारा ये मानना है कि निजीकरण सरकारी संसाधनों की लूट है। आपको एक उदाहरण दूं, 2 सितंबर 2009 में कानपुर का कैस्को और आगरा का टोरेंट, ये दोनों टोरेंट कंपनी को आगरा की शहर की विद्युत व्यवस्था और कानपुर की विद्युत व्यवस्था फ्रेंचाइजी दी गई थी। कानपुर की दर थी ₹1.80 और आगरा की दर थी ₹1.60। मतलब टोरेंट जितनी भी बिजली पावर कॉर्पोरेशन से लेता, पावर कॉर्पोरेशन महंगी बिजली खरीद के उसको देता, वो उसके बदले ₹1.80 और ₹1.60 पावर कॉर्पोरेशन को देना था। ये घाटे का सौदा था अपने आप में ही। उसकी कोई पूंजी उसने नहीं लगाई, कोई लागत नहीं लगाई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का बनाया हुआ था। हम लोगों ने उसका विरोध किया 2009 से लगातार 2014 तक विरोध किया। 2010 में जो पहला वित्तीय वर्ष था 2009-2010, उसी साल हम लोगों ने कैस्को का रेवेन्यू ₹2.25 कर दिया। आज की डेट में कैस्को का रेवेन्यू ₹7.5 पर यूनिट है। और कैस्को को ISO 9000 का अवार्ड मिला हुआ है। प्रदेश की पहली ऐसी कंपनी है जिसको ISO का अवार्ड मिला हुआ है। 24 घंटे बिजली है, अच्छी बिजली है, कोई व्यवधान नहीं है। और हम कैस्को ही एक ऐसी कंपनी है जो लाभ में है। अगर हमको बिजली खरीदने की सुविधा दे दी जाए, हमको पावर दे दिया जाए कि कैस्को अपनी बिजली खरीद के अपने उपभोक्ताओं को दे, तो हम ज्यादा लाभ में आ जाएंगे। ये सरकार क्या करती है, जो सबसे महंगी बिजली होती है वही हमारे खाते में बुक करती है। इसकी वजह से हमारा मार्जिन कम दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई निजी कंपनी आती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, अपना सब स्टेशन बनाए, अपना पावर हाउस लगाए, अपनी लाइन लगाए, अपने खंभे लगाए, आए हमसे प्रतियोगिता करे, ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने जिसको मरघप के बनाया एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई निजी कंपनी आए और उसको आके टेक ओवर कर ले और लाभ कमा के चली जाए। तो ये आपका विरोध हो रहा है निजीकरण के खिलाफ जी। और इसके अलावा जो एक आपकी डिमांड है कि आपकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तो ये तो नीतिगत फैसला है और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का केवल आपके साथ तो है नहीं, फिर आप इस मांग पर क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, नीतिगत नहीं है, अनीतिगत फैसला है। तो सरकार का फैसला। देखिए, पानी ऊपर से नीचे आता है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो, उनको चाहिए था उदाहरण पेश करते, अपनी पेंशन बंद करते पहले। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, रोज लड़ते हैं, रोज सदन में माइक चलते हैं, रोज मारपीट होती है सदन में। और जब अपना पैसा, अपनी पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, एक स्वर में पास कर लेते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या पास हो गया। अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति पूरी जवानी, स्वर्णिम काल होता है किसी व्यक्ति का, 20 साल से लेकर 60 साल का पीरियड स्वर्णिम काल होता है, वो पूरा इस सरकार को देगा। और क्या उसके बाद सरकार का दायित्व नहीं बनता उसकी देखभाल करे? तो पेंशन बहुत जरूरी है। तमाम राज्यों ने दिया है, तेलंगाना ने दिया है पेंशन, दिल्ली ने दिया है पेंशन, तो पेंशन देना चाहिए। पेंशन हर सरकार का दायित्व है, ये तो कल्याणकारी योजना है, पेंशन तो सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन जो नई पेंशन पॉलिसी लाए तो है, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? जमीन आसमान का अंतर है।
आदमी पेंशन का मतलब वृद्धावस्था में आदमी सम्मान के साथ जिए। इतना भी नहीं होगा कि व्यक्ति दवा, नई पेंशन नीति के अंतर्गत कि दवा के भी पैसे उसको उसमें से दवा भी खरीद के आ सके। हमारी डिमांड है, और हमारी नहीं, पूरे कर्मचारियों की डिमांड है, पूरे देश के कर्मचारियों की डिमांड है कि पुरानी पेंशन नीति लागू होनी चाहिए। हमने अपना जीवन, अपना स्वर्णिम काल जीवन का सरकार को दिया है। सरकार का दायित्व है कि हमारे बुढ़ापे में हमारी देखभाल करे। अरे अगर मान लीजिए ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है, चेयरमैन मान लीजिए आपके ही अनुसार हटवादिता अपनाए हुए हैं, तो उनसे तो ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से आपने क्यों नहीं बातचीत की? प्रयास मुख्यमंत्री के सलाहकार भी अवनीश भी थे, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं, उन्हीं की मध्यस्थता से हुई। सवाल इतना जो अहम है, तो ये मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप करिए हस्तक्षेप, इस तरीके की बात हो रही है, इससे गलत मैसेज जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं? हम लोगों ने पत्र तमाम लिखे, मंत्री जी को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, मिलके भी उनको अवगत कराया, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो संवादहीनता है, बीच के लोग सही बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारा तो आह्वान है मुख्यमंत्री जी से, स्वयं आए, मामले को देखें, और हम सब तो उनके अंडर में काम करने को तैयार हैं। मामले को देखें, कोई नौकरशाह इतना बेलगाम थोड़ी हो सकता है कि ऊर्जा मंत्री के किए हुए समझौते को ना लागू करे। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हस्तक्षेप करें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अब जो हड़ताल आज रात से आप होने जा रहे हैं, उसमें कितने कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे पूरे प्रदेश के, और उसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, कानपुर शहर में 1500 अधिकारी कर्मचारी परमानेंट हैं और करीब 1500 अधिकारी कर्मचारी संविदा के हैं। सारे कानपुर में सब लोग हड़ताल पे हैं, और पूरे प्रदेश में करीब 30,000 बिजली अधिकारी और कर्मचारी हैं, और करीब 50,000 से 70,000 के बीच में संविदा के कर्मचारी हैं। सभी लोग विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज रात 10 बजे से हड़ताल करेंगे। हम लोग जिस स्थिति में है अपने कार्यालय, वैसे ही छोड़ के बाहर रात 10 बजे बाहर निकल आएंगे। उसके बाद ये संभालना प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वो कैसे विद्युत आपूर्ति बहाल करता है। हम कोई चीज बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो हम उसको ठीक भी नहीं करेंगे। बाकी विद्युत व्यवस्था बहाल करना चेयरमैन जी साहब की, किसको प्रबंधन की जिम्मेदारी है, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वो कैसे करते हैं ये उनको देखना है। लेकिन जो हालात देखे जा रहे हैं, उसमें तो ऊर्जा मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो हड़ताल हो रही है, इसमें कुछ संगठन है, राजनीति से प्रेरित है। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, पूरी बात माननीय मंत्री जी को नहीं बताई गई है, इसलिए कह रहे हैं। मैं खुद भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हूँ, मेरी यूनियन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, और मैं खुद हड़ताल पे हूँ। तो ये कहना गलत है कि राजनीति से प्रेरित है, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से एक नौकरशाह की हटवादिता है, अनुशासनहीनता है। हमको हड़ताल करने के लिए विवश किया जा रहा है। ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। देखिए, हड़ताल करने के बाद बिजली कर्मचारी का कोई विकल्प नहीं है। लेखपाल या पुलिसकर्मी या कहीं बाहर से बुला के ITI के लोगों से ये विभाग नहीं चलने वाला। इसको चलाएंगे हम ही। जब सिस्टम बिगड़ेगा तो हमको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको ढर्रे पे लाने पे। तो कोई कभी हड़ताल करना चाहता नहीं है, हमको मजबूर किया जा रहा है कि हम हड़ताल पे जाएं। तो हड़ताल के दौरान आप लोग क्या करेंगे? अपने घरों में बैठेंगे, सब सन्नाटा छाया रहेगा किस्कों में, सब स्टेशन में, और कोई काम नहीं होगा, या आप अपनी मांग पर बल देने के लिए कोई धरना, प्रदर्शन, मीटिंग आदि भी करेंगे? देखिए, धरना, प्रदर्शन, मीटिंग तो हो गई, कार्य बहिष्कार 2 दिन था, उससे पहले मशाल जुलूस था, अब हड़ताल है। हड़ताल में प्रशासन भी सख्त होता है। हम लोग अलग अलग बैठकें करेंगे, अलग अलग लोग इकट्ठा होंगे, गोपनीय जगह पे इकट्ठा होंगे, क्योंकि गिरफ्तारी का भी भय रहता है। प्रशासन गिरफ्तार भी करने की कोशिश करता है, और अगर प्रशासन ऐसा करेगा तो सामूहिक गिरफ्तारियां भी देंगे। हम लोग जेल में चल के बैठेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, 1500 स्थायी कर्मचारी अधिकारी और 1500 संविदा के कर्मचारी, सब ने फॉर्म भर के दिया हुआ है। पूरे प्रदेश में 80,000 लोगों ने फॉर्म भर के दिए हुए हैं कि वो हड़ताल भी करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो सरकार अगर चाहे तो गिरफ्तार करे। तो क्या आप लोगों को अंदेशा है कि आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसी स्थिति में आप लोग भूमिगत हो जाएंगे?
हाँ, पुलिस प्रशासन के फोन आ रहे हैं बराबर, पते वगैरह हम लोगों के पूछे जा रहे हैं और हम लोग सहर्ष उनको बता भी दे रहे हैं कि ये हमारे पते हैं, आप चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर हमारे कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई होगी, अभी तो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है, कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई होगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। लेकिन क्या आप लोगों को जिस तरीके का भय है उसको देखते हुए क्या आप लोगों की क्या रणनीति है कि आप लोग भूमिगत हो जाएंगे, अपने घरों पे नहीं रहेंगे? हाँ, अब ये तो परिस्थितियां हैं, ये है कि इतनी आसानी से उसमें नहीं आएंगे। जब आह्वान होगा तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, सब लोग समूह के रूप में 100-200 लोग जाके गिरफ्तारी देंगे, सब पूरा केस को और पूरा पावर कारपोरेशन अलग अलग जेलों में जाके बैठेगा, इनकी जेलों को हम लोग भरने का काम करेंगे। लेकिन ये बताइए त्रिपाठी जी, क्या कारण है कि ये जो अधिकारी हैं वो ऐसा लगता है जैसे आपके बिल्कुल खिलाफ है और उन्होंने बाकायदे वहाँ पर कह रखा है, ऊर्जा मंत्री को आश्वस्त कर रखा है कि आप परेशान न होइएगा, हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे और कोई भी सप्लाई जो है बाधित नहीं होने देंगे। तो ऐसा क्या कारण है, ये अधिकारी ऐसा क्यों रवैया अख्तियार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारियों में अभियंताओं का संगठन अभियंता संघ सबसे बड़ा, सबसे सशक्त संगठन है और उनके पावर इंजीनियर एसोसिएशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। ये अधिकारियों का ही संगठन है, जूनियर इंजीनियरों का संगठन है हमारे साथ, परमानेंट कर्मचारियों का संगठन है हमारे साथ, सभी लोग एक साथ हैं। ऐसा होता है कि जब कोई आंदोलन होता है तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट के बनाए हुए फर्जी लोग होते हैं जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, खाली लेटर हेड होता है, वो चला जाता है कि हम इनके खिलाफ हैं, हम काम करेंगे, कहीं जमीन पे धरातल पे वो लोग होते नहीं हैं। इस तरह का एक प्रयास है लोगों को भ्रमित करने का कि आज वो वापस आ गया, आज उसने, जितने लोग हैं हम लोग 18-19 संगठन हैं, सब एक साथ हैं और जोरदार लड़ाई होगी और हमेशा सब एक साथ रहे हैं और तमाम सफलता पाई। निजीकरण से हम लोग निकाल के ले गए अपने उद्योग को, तो पहले भी सफलता मिली है, आगे भी मिलेगी। जो लोग के इस तरह से बयान आ रहे हैं वो अस्तित्व में नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है, कहीं पे भी नहीं। अच्छा, उनका नहीं है, लेकिन यही स्थिति तो आपके कर्मचारियों में भी हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए ललायत होंगे, हालांकि आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो जब अधिकारियों में ऐसे लोग हो सकते हैं तो कर्मचारियों में भी तो हो सकते हैं। तो इस समय जो ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ संगठन कर रहे हैं, बाकी सब हमारे साथ में है। नहीं, 19 संगठन हैं हम लोगों के साथ, सब एक हैं। आज शाम से ही आप किसी भी उसको फोन लगाएं, आज रात 10 बजे से पहले जितने भी CUG नंबर हैं, जितने भी अधिकारियों, अभियंताओं, अवर अभियंताओं, सबको मिले हुए हैं, ये सारे के सारे 10 बजे से पहले सब लोग अपने सिम निकाल के प्रबंधन के हवाले कर देंगे और प्रबंधन को देखना है कैसे क्या कराना है। रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों में महासंघ है, भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल है, C2 इस हड़ताल में शामिल है, वामपंथी संगठन है, ATAC इस हड़ताल में शामिल है, INTAC इस हड़ताल में शामिल है, UTUC इसमें शामिल है, जितने भी महासंघ हैं सब इसमें शामिल हैं, सब एक छतरी के नीचे हैं। ऐसा कोई नहीं, कल आप देखिएगा हड़ताल हमारी हमेशा की तरह सक्सेसफुल रहेगी। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी जितनी भी मांगे हैं, एक ये भी पक्ष आ रहा है कि इनमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो आप लोगों का सीधे हित चाहती हो। जैसे पेंशन की मांग है तो वो तो पूरे प्रदेश के लोगों की मांग है, निजीकरण का मामला जो है वो दूसरे पक्ष का है, वो अपनी एक सरकार की नीति का मामला हो गया। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी मांग है जिसके कारण आपको आज हड़ताल पर जाना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात बहुत जो भी हमारी मांगे हैं न्याय संगत मांगे हैं, कानूनी रूप से उसके अनुरूप हैं। आप एक बात बताइए, पूरा परमानेंट कर्मचारी बड़ी संख्या में रिटायर हो गया, संख्या बहुत कम हो गई। संविदा के कर्मचारी को भर्ती करते हैं, संविदा के कर्मचारी का काम वही लिया जाता है उससे जो परमानेंट कर्मचारी काम कर रहा है। कानून ये कहता है कि स्थायी प्रकृति के कार्य ठेकेदार के माध्यम से नहीं कराए जा सकते। अगर ठेकेदार के माध्यम से आप कराते भी हैं तो ठेकेदार के कर्मचारी को भी उतना ही वेतन देंगे जितने परमानेंट कर्मचारी को देते हैं। और
परमानेंट कर्मचारी का वेतन, न्यूनतम वेतन 19,000 रुपए है बेसिक पे, उसके ऊपर भत्ते वगैरह मिला लीजिए तो 30,000 के आसपास बैठता है। क्लास 4 का, अनस्किल्ड का, स्किल्ड का बैठता है 35 से 40,000 रुपए के बीच में। और ये लोग जो संविदा के कर्मचारी को भर्ती करते हैं उसको 8,000 रुपए अनस्किल्ड को देते हैं और स्किल्ड को देते हैं 10,000 रुपए। तो ये कानून का ही पालन नहीं कर रहे हैं, श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड है, पहले तो डिमांड ये की थी कि भाई संविदा के कर्मचारियों को रेगुलर करिए, दिल्ली में हुआ, तेलंगाना में हुआ तो आप रेगुलर करिए। ये कहते हैं हमारी पॉलिसी में हम नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इसी विभाग में जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किया और दूसरा ठेकेदार है भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, उसको जो वेतन दे रहे हैं उसके लोगों को 20,000 से कम किसी भी भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के ठेकेदार के कर्मचारी को नहीं मिल रहा। तो कम से कम उतना वेतन तो दीजिए। और माना भी है, और अभी तो चेयरमैन साहब ने समीक्षा की थी कुछ दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले, उसमें उन्होंने खुद भी माना है कि संविदा कर्मचारी का वेतन बहुत कम है, उसको बढ़ना चाहिए। कम से कम जीने लायक तो वेतन दीजिए। हर महीने एक कर्मचारी, कानपुर की बात बताऊं, एक कर्मचारी शहीद होता है मरने के बाद, सिर्फ 5 लाख रुपए उसको मिलता है। क्या मिलता है? और पूरा जीवन तबाह हो जाता है, पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। तो हमारी डिमांड है कि उनको या तो नियमित करिए, और अगर जब तक नियमित नहीं कर रहे हैं तब तक भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के लोगों को जितना वेतन दे रहे हैं उतना दीजिए। छोटी सी बात बताऊं, वेतन विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं हमारे यहाँ। यदि किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो इसका मतलब एप्रिसिएशन, उसका वेतन बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये स्थिति हो गई है कि समान वेतनमान में अगर प्रमोशन हो जाता है तो जिस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ उसका वेतन कम हो जाता है, जिसका प्रमोशन नहीं हुआ होता उसका वेतन ज्यादा हो जाता है। तो ये सब विसंगतियां, इसको बैठ के दूर कर लेना चाहिए। 10-10 साल से बनी हुई हैं। समान काम करने वाले लोगों को अलग अलग वेतन दे रहे हैं। 2009 से पहले दूसरा वेतन दे रहे हैं, 2009 के बाद वालों को दूसरा वेतन दे रहे हैं। तो इस तरह की विसंगतियां, इसको बैठ के दूर कर लेना चाहिए, और दूर होना जरूरी है। 2009 से बनी हुई है, 2023 आ गया, 14 साल हो गया, वनवास खत्म हो गया था भगवान राम का भी इसमें। तो हम लोगों को क्यों इतना वो किया जा रहा है? तो इसी के विरोध में ये आंदोलन है। छोटी छोटी मांगे हैं, आराम से पूरी की जा सकती है, सिर्फ चेयरमैन साहब की हठवर्कता है। कितनी मांगे हैं कुल मिलाकर के? 13 मांगे हैं। 13 मांगे जी। 13 में सहमति बनी, मांगे 16 थी। 13 पे सहमति बनी। मंत्री जी देना चाहते हैं, मंत्री जी ने कहा इसको पूरा कर देंगे, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं हुई। कोई मांग नहीं। तो आपकी इस समय सबसे बड़ी मांग संविदा कर्मचारियों के वेतन को लेकर के? संविदा कर्मचारियों सहित सभी की वेतन विसंगतियां, संविदा कर्मचारी निजीकरण, जो भी है, टोटल 13 मांगे हैं, 13 सहमति बनी है, उसको पूरा कर देना चाहिए। नियम संगत है सारी की सारी। अच्छा, अभी जो एक घोषणा हुई है कि कैशलेस इलाज हो जाएगा, जो भी ऊर्जा मंत्री ने ऐलान भी कर दिया है कि आप लोग कहीं भी जाएंगे इलाज आपका कैशलेस हो जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने 2-3 मांगों पर और अपनी सहमति व्यक्त कर दी है और लागू करने के आदेश भी कर दिए। इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल स्वागत है, लेकिन आदेश निकल के आना चाहिए। कह देने से तो कुछ नहीं होता। लिखित समझौता है हमारे पास, इसमें सबके हस्ताक्षर हैं, और इतना होने के बावजूद ऑर्डर नहीं निकल रहा है। हमको हमारे सामने कोई आदेश निकल के आए, लोगों को राहत मिलनी शुरू हो, कुछ क्रियान्वयन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। कोई ऊर्जा मंत्री समझौता करे और चेयरमैन उसको माने ना, ये तो सरकार की छवि खराब करना है और अनुशासनहीनता है। इस पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप लोग फिर ये डिमांड क्यों नहीं रखते हैं कि चेयरमैन को हटाया जाए या चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए? ये क्यों नहीं डिमांड रखते हैं, और इस पर क्यों नहीं ऊर्जा मंत्री से? ये तो मंत्री जी को खुद ही सोचना चाहिए। भाई समझौता हुआ है, हम तो ये कहेंगे कि हमें क्या, कोई न पड़ो, हमें क्या हानि। कोई भी हो, ये उनका दायित्व है, जिससे काम लेना चाहें वो ले। लेकिन जो इनकी अनुशासनहीनता है, अगर कोई सामान्य कर्मचारी, छोटा कर्मचारी अगर होता और अनुशासनहीनता करता, अपने उच्च अधिकारी का आदेशों का अनुपालन न करता, तो या तो टर्मिनेट हो गया होता या सस्पेंड हो गया होता। कायदे से कुछ कार्रवाई बनती है जिससे नीचे तक ये संदेश न जाए कि अनुशासनहीनता करना पे कुछ नहीं होता। अच्छा, जो अभी हाल में कई वार्ताएं हुई हैं, जिसमें ये भी आया कि ऊर्जा मंत्री के साथ वार्ता हुई और फेल हो गई, और ये तो फिर जब वार्ता हुई उसमें क्या रहा, उसके में जो आंतरिक पक्ष क्या रहा, नंबर 1। दूसरा, सरकार से जब आप लोगों ने कहा या ऊर्जा मंत्री भाई कि आप इन समझौता क्या क्यों नहीं लागू हो रहा, तब ऊर्जा मंत्री आप लोगों से क्या बोले, क्या उन्होंने कहा? देखिए,
जो भी वार्ताएं हुई, जी। एक वार्ता को छोड़ के बाकी वार्ताओं में चेयरमैन साहब खुद उपस्थित ही नहीं हुए। जिस व्यक्ति की वजह से क्रियान्वयन रुका हुआ है वो व्यक्ति ही नहीं आया तो उसमें कुछ निष्कर्ष निकलना ही नहीं था जिसके आदेश निकलने थे। है क्या है, जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं हमारे, नियमों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि आप किसी भी व्यक्ति को लेके आते हैं जिसको विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, किसी भी प्रक्रिया से नहीं आता, सीधे साधे ले आके उसको चेयरमैन या प्रबंध निदेशक इस तरह से बना दिया जाता है। हम लोगों की एक डिमांड यह है कि आप एक प्रक्रिया निर्धारित की, जब से कंपनियां बनी हैं तब से एक प्रक्रिया निर्धारित है कि चेयरमैन या प्रबंध निदेशक का चयन इस प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। माननीय अवनीश अवस्थी जी जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, ये भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे प्रबंध निदेशक और चेयरमैन रह चुके हैं। हाँ। तो वर्तमान इनको तो हटा दिया गया, तब उन्हीं जगह पे तो लाए गए थे ये देशराज। नहीं, उनके बाद वो आए थे नवनीत सहगल साहब। नवनीत सहगल साहब, जी, हाँ। ये तो काफी बाद में आए, तो अभी बीजेपी की सरकार में आने के बाद आए हैं। तो ये वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आए हैं। और जो हमारा समझौता हुआ है मंत्री जी से, वो समझौता भी यही हुआ है कि उच्च पदों के लोगों का जो निर्धारित प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि उससे चयनित किया जाएगा, उसी आधार पे चयन करके लोगों को वहां पे बैठाया जाए। नहीं, मेरा कहना ये था कि जब वार्ता आप लोगों से हुई मंत्री जी की, जैसा बार बार आ रहा कि वार्ता हुई असफल हो गई, मेरा सवाल ये है कि जो ऊर्जा मंत्री हैं, जब उनके सामने बात की गई कि भाई आपका ही समझौता है, क्यों नहीं लागू हो रहा, तो इस पर उनका जवाब क्या था, ये मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री जी को यह बताया गया है पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा कि हमने सब इंप्लीमेंट कर दिया है। और जब मंत्री जी से पूछा जाता है कि अगर इंप्लीमेंटेशन है तो उसका आदेश दिखाइए, तो मंत्री जी नहीं दिखा पाते और चेयरमैन साहब जाते नहीं वहां वार्ता में। तो इस वजह से असफल हो रही है और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो वार्ता हुई थी 3 दिसंबर में, उस समय चेयरमैन कौन था और उस समय क्यों नहीं उनकी उपस्थिति वहां हुई? देवराज साहब छुट्टी पे थे, कहीं बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से वो नहीं थे। और प्रबंध निदेशक पावर कॉर्पोरेशन वहां थे, उनके हस्ताक्षर भी है समझौते पे। नहीं, उनके तो सिग्नेचर हैं जी, लेकिन चेयरमैन का ना होना, क्या ये वो जानबूझ करके उस वार्ता से हटे क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमको ये नहीं लागू करना है? अगर वो उसमें शामिल हो जाते तो वो भी उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाते। क्या ऐसा भी आप मानते हैं क्या? देखिए, जब उच्च अधिकारी के साथ समझौता होता है तो नीचे वाले को उसको लागू ही करना होता है। अब वो क्यों गए या छुट्टी पे थे या क्यों नहीं आए, ये तो प्रबंधन का विषय है। हम लोगों को वार्ता के लिए मंत्री जी ने बुलाया था, हमारे प्रतिनिधि वहां गए थे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी चूंकि विभाग में रह चुके हैं, हमारे नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध भी हैं, तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सबको बुलाया था और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता हुआ था। 16 में से 13 मांगे मानी गई थी और सब न्यायपूर्ण मांगे हैं और कोई बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं करना है। बड़ी आसानी से छोटी छोटी मांगे हैं, पूरी की जा सकती। सिर्फ हटवाता है चेयरमैन साहब की, इसी वजह से आज हमको हड़ताल करने पर विवश किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार की ओर से सभी कमिश्नर्स को, डीएम को पत्र भेज दिए गए हैं, व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है और कई जगह से रिपोर्टें भी आ रही हैं। जैसे एक जिले से रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर एफआईआर कर दी गई है, एक जगह से ये रिपोर्ट आई है कि संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, एक जगह से ये रिपोर्ट आ गई है कि आला अधिकारियों ने सीधे तौर पर सब स्टेशन पर जा कर के जो है जो कर्मचारी थे उनको बुरी तरीके से धमकाया और लताड़ा, बल्कि ये भी कह दिया अगर कुछ होगा तो फिर समझ लेना, माने उनकी भाषा तो कुछ और भी थी। तो ये जो कार्रवाई शुरू हो गई है, इसके प्रति आप लोग सचेत नहीं है और इसको रोकने के लिए आपने कुछ कहा कि इससे तो तुम्हारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो हड़ताल है, हड़ताल में हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो सब बात त्रिपाठी जी लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिजली कर्मचारी हर तरीके का उत्पीड़न सहने को तैयार है। हर मन स्थिति सबकी तैयार है। हड़ताल जब हमको संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, अपनी मांग के ऊपर आंदोलन करने का, संवैधानिक तरीके से हम लोग नोटिस दे के हड़ताल कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन का प्रमुख हथियार है। अगर सरकार हमारे ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई करती, अभी तो सिर्फ 72 घंटे की हड़ताल है, अगर उत्पीड़न की कार्रवाई करती है, धमकाती है
किसी को अरेस्ट करती है या और कुछ भी करती है, किसी को बर्खास्त करती है, तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। और सरकार अगर अरेस्ट करेगी किसी को तो हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, 2-2, 4-4 की संख्या में रोज गिरफ्तारी देंगे। सरकार की जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। हमारे संविदा और स्थायी कर्मचारी मिला के लगभग 1 लाख लोग हैं, जेल हम लोग भर लेंगे। लेकिन त्रिपाठी जी ये भी जरा हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो 3 दिन की हड़ताल होगी, क्या आपको लगता है कि इस हड़ताल से हमारी बिजली आपूर्ति चरमरा जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, या फिर 3 दिन की हड़ताल का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, असर दिखने लगा है। अभी तो 2 दिन का कार्य बहिष्कार हुआ है जी, और तमाम जगहों पे शिकायतें आ रही हैं। हमारे यहाँ रिटायर्ड लोगों को बुला के भेजा जा रहा है काम कराने के लिए, हालांकि लोग नहीं तैयार हैं। ठेकेदार हायर किए गए हैं नए, बाहर से और कर्मचारी लोगों को बुला के, बाहरी लोगों को बुला के भेजा जा रहा है, लेकिन बिजली कर्मचारी का कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार चाहे कि लेखपालों से काम करा लेगी, पुलिस कर्मचारियों से काम करा लेगी, बिजली व्यवस्था बहाल करना सिर्फ बिजली कर्मचारी ही जानता है और बिजली कर्मचारी ही कर पाएगा, कोई विकल्प नहीं है। बुरी तरीके से व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। पहले भी हम लोगों के ये हड़ताल तो हम लोग 23 साल बात कर रहे हैं, तो इससे पहले 14 जनवरी 2000 से लेकर 26 जनवरी 2000 तक की हड़ताल हुई थी, जिसमें हम लोग जेल गए थे, सब जेल काट के ही आए हैं। तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं। सब जितने केस्को के सहित पूरे पावर कॉर्पोरेशन के 1 लाख संविदा कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी और अभियंताओं ने संघर्ष समिति को लिखित प्रोफार्मे पे लिख के दिया है कि हम हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। जो भी सरकार उत्पीड़न करेगी, अभी तो 72 घंटे की हड़ताल है, अगर उत्पीड़न करेंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर उत्पीड़न करेंगे तो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और वैसे जो 72 घंटे की हड़ताल इसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे, या फिर आगे कोई आगे की रणनीति पे विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, रणनीति पे विचार करेंगे। अगर सरकार मान लेती है, हम तो अनुरोध करेंगे कि क्यों इस प्रदेश को अंधकार में ढकेला जाए। बेहतर यह है कि एक व्यक्ति अनुशासनहीन है, उसको सजा दी जाए, इसकी अपेक्षा कि पूरी प्रदेश की जनता परेशान हो। तो जो व्यक्ति अनुशासनहीनता कर रहा है उसको सजा दी जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और शहर को, प्रदेश को और आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हड़ताल हो रही है, रेवेन्यू प्रभावित हो रहा है, बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो ये भी दिक्कत है, इसको भी हम ही लोगों को मीट आउट करना होगा बाद में। एक सवाल चलते चलते और पूछ लें कि आपने अपनी तो डिमांड के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी उपभोक्ताओं की भी चिंता करते हैं? कभी ये होता है ये मीटर लगेगा, फिर स्मार्ट लगेगा, फिर उन्होंने कहा आपके यहाँ ऑनलाइन बिल आ जाएगा, फिर एकदम एक सूचना आ गई कि आपका तो प्रीपेड एकदम हो गया, तुरंत पैसा जमा कर जाइए आकर के। इस तरीके से परेशानियां उपभोक्ताओं को निरंतर हो रही हैं। हालांकि आप यही दावा कर रहे हैं कि किसको लाभ में भी जा रहा है, किसको सब कुछ हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता कितना परेशान हो रहा है इसकी भी कभी आप लोगों ने चिंता की, और इस दिशा में भी आपने अपने मांग पत्र में कुछ बातें की हो, या इसके बारे में भी कुछ सोचा हो? कि आपको नहीं लगता है कि इस शहर का उपभोक्ता कितना त्रस्त है? देखिए, ये सब नीतियां हैं। हमारी जो डिमांड है कि जो प्रबंधन है, प्रबंधन का चुनाव निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हो, जिससे योग्य व्यक्ति आए जो जिसको इस विभाग को चलाने के संबंध में जानकारी है। ये भी एक डिमांड है इसमें, जिसके पीछे चेयरमैन साहब इतनी हठवादता किए हुए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत चयन नहीं, उनका चयन ही अवैध है। हमारा ये है, इस तरह की नीतियां बनाते हैं इन लोगों ने, बड़े बड़े सलाहकार महंगे महंगे दामों पे कर रखे हैं, कई लाख रुपए देते हैं, ये सब वही सलाह देते हैं इन लोगों को। और इस तरह का स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर या चाइना मीटर, खराब मीटर, ये मैनेजमेंट का अंग है, उनकी तरफ से होता है, हम लोगों का इसमें कोई दखल नहीं होता। लेकिन हमारी एज ए ट्रेड यूनियन हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि उपभोक्ता हमारा भगवान है, हमारा देवता, उसी की जो रेवेन्यू जमा करता है उससे हमारा परिवार चलता है, उसको सुविधा दी जाए। और जो केस्को को आईएसओ मिला है ये उपभोक्ता की संतुष्टि के आधार पर ही मिला है, ये बेहतर सेवा जो केस्को ने दी है उसके आधार पर मिला है। हम लोग हमेशा उपभोक्ता के साथ हैं, और उपभोक्ता को जो भी समस्या है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही तो वो संघर्ष समिति के लोगों से भी संपर्क कर सकता है और उनकी समस्या का समाधान। आपके हिसाब से कानपुर में उपभोक्ताओं की समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, पहले आज से अगर 2014 से पहले की बात करें
तब तो बिजली ही नहीं होती थी। चलिए, वो तो आप मान देखिए, लिया। और हम ही लोगों ने स्थिति ये कर दी कि 24 घंटे बिजली है, शायद ही कहीं पलक झपकते जाती होगी। हाँ, ये मीटर का जो दिक्कत है, मीटर अच्छी क्वालिटी के कभी कभी नहीं आते हैं, वो उपभोक्ता को परेशानी उससे होती है। और हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जैसे ही मीटर उपलब्ध हो जाता है उसको तत्काल लगाने का प्रयास करते हैं। और बाकी तो स्थितियां पहले से बिजली के मामले में हम लोगों ने शहर की, जब से कैस्को टोरेंट के हाथ से निकला है और जो सरकारी मदद हम लोगों को मिलना शुरू हुई है, उससे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हुआ है और 24 घंटे बिजली है, अच्छी बिजली हम लोग देते हैं। ये जरूर है कि मीटर को लेकर के दिक्कतें हैं और उसमें जो है एक विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था, या यूँ देखें कि उत्पीड़न हो रहा उपभोक्ताओं का, इसमें भी दो राय नहीं है। बिजली खरीद में भी घोटाला हो रहा है, खरीद सस्ती में भी हो बिजली, रहा हाँ, ये सब प्रबंधन उच्च स्तर पे ये सब घोटाला हो रहा है। पावर कारपोरेशन के जो पावर हाउस हैं, अगर हमारे विभाग के विभागीय पावर हाउस हैं, उसमें सस्ती बिजली मिलती है। ये लोग बाहर से पूल से महंगी बिजली खरीदते हैं, अपने प्राइवेट उससे खरीदते हैं। अगर पावर हाउस जो नए बन रहे हैं वो उत्पादन निगम के अंतर्गत बने तो सस्ते बिजली हमको उपलब्ध होगी और उपभोक्ता को भी लाभ होगा। आने वाले समय में बिजली महंगी भी होने जा रही है, क्योंकि अभी आप ही बता रहे थे कि घाटा 1000 करोड़ का था, तो आप लोगों ने डिमांड की कंपनियां एक हो जाएं, तो आने वाले समय में बिजली भी महंगी होगी। हाँ, इनका ये पूर्ति तो उसी से करेंगे, नीतियां इनकी गलत हैं, गलत है। ये गलत प्रक्रिया से, अवैध तरीके से बैठे हैं प्रबंधन में, गलत फैसले ले रहे हैं, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। हमारी लड़ाई उपभोक्ता हित में भी है। अगर निर्धारित प्रक्रिया से सही व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठेगा, जिसको कैसे चलाना है, विभाग को उसकी सही जानकारी होगी, तो उपभोक्ता को भी सस्ते दर पे बिजली मिलेगी और सही बिजली मिलेगी। अच्छा, ये चेयरमैन साहब आपके कंट्रोवर्शियल शुरू से रहे। जब वो आए तो लोगों ने कहा कि देखा, फिर उन्हीं को चार्ज दे दिया गया है, फिर ऐसे बातें करना शुरू लोगों ने कर दिया है। क्या इनका कुछ विवादों से पहले से ही नाता रहा क्या? कुछ लोग रहते हैं इस तरह से, हाँ, विवादित रहते हैं, हाईलाइट मीडिया में हाईलाइट बनी रहती है, और कुछ लोग हैं इस तरह से क्रियाकलाप करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दूर करें जिनकी वजह से पूरा प्रदेश आज ब्लैकआउट की तरफ जा रहा है। ब्लैकआउट की तरफ जा रहा है। अब मैं आखिरी सवाल कि आपकी जो अगली लड़ाई होगी वो कब तक तय होगी, या अगली लड़ाई अनिश्चित काल की होगी, या आप लोग ऐसे क्रमिक करते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे? देखिए, अभी तो हम 3 दिन का ही अभी है अभी तक, लेकिन कल परसों में हम लोग समीक्षा करेंगे। हो सकता है उससे पहले ही समझौता हो जाए। अगर नहीं होता, सरकार कोई हटवाता करती है और कोई उत्पीड़न की कार्रवाई करती है, तो फिर आगे भी बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, और निश्चित रूप से कि मामला बड़ा पेचीदा है। ऊर्जा मंत्री समझौता करते हैं और चेयरमैन नहीं मानते, और ये चेयरमैन के पद को लेकर के और मंत्री के बीच में विवाद का एक सिलसिला लंबे समय से चल रहा। इसमें निश्चित रूप से, जैसा कि अब त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। और न केवल कर्मचारियों की, बल्कि उपभोक्ता का भी जो है शोषण हो रहा है, उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, उसको भी परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों का निदान सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके करना ही चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।